अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ डिस्कशन टॉपिक दैट इज बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर। सो बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर में जो है आज हम डिस्कस करेंगे बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी जो है वो कॉजेज एंड फैक्टर्स क्या हैं, हेल्थ रिस्क क्या होते हैं और फिर ट्रीटमेंट क्या होता है। सो बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर एक सीरियस कॉमन ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके करेक्टराइज होते हैं रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ ईटिंग लार्ज क्वांटिटीज, यानी कि भूख है या नहीं है फिर भी जो है वो थोड़ी थोड़ी वक्त के बाद एक ह्यूज अमाउंट ऑफ खाना जो है उसकी कंजप्शन करना, उसको खाना और क्विकली जो है वो डिस्कम्फर्ट पॉइंट की ओर चले जाना। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि भूख नहीं भी लगी होती लेकिन फिर भी कुछ लोगों के अंदर ये आदत डेवलप हो जाती है कि वो खाए जाते हैं, उसे बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। की फीचर्स इसके जो हैं फ्रीक्वेंट बीइंग ईटिंग एपिसोड्स आना थोड़ी थोड़ी देर के बाद, एटलीस्ट अ वीक फॉर 3 मंथ्स, यानी कि हर वीक में 3 महीने तक हर वीक ये कंडीशन बार बार नज़र आना। लॉस ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग बीइंग एपिसोड्स, यानी कि बिंज एपिसोड, यानी कि जब खाना खा रहे हैं तो उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल ना रख पाना, जंक फूड का इस्तेमाल करना, नॉन कंपनसेटरी जो है वो वॉमिटिंग भी करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज भी करते हैं, अनलाइक बुलिमिया टाइप। लेकिन इसमें खाने पीने की मिकदार जो है उनकी वो बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो करते हैं। जब वो इस तरह की कंडीशन से गुजर रहे होते हैं तो उनके अंदर एक गिल्ट का बिहेवियर होता है, शेम का बिहेवियर होता है, डिस्ट्रस्ट बिहेवियर होता है और ये फीचर्स होते हैं बींज ईटिंग के। उसके बाद कॉमन सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं। कॉमन सिम्टम्स में ईटिंग मच मोर रैपिडली देन नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा खाना पीना, और फिर ईटिंग अनटिल अनकंफर्टेबिलिटी फुल, यानी कि कंफर्टेबल नहीं रहता वो पर्सन और फिर भी वो खाए जा रहा है उस चीज़ को। ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड नॉट फिजिकली हंग्री, यानी कि भूख महसूस नहीं होती लेकिन फिर भी वो ऐसी चीज़ों की कंजप्शन कर रहे हैं जो उन्हें एकदम से जो एक प्लेयर टाइप सिचुएशन हो रही है लेकिन वो उनकी बॉडी के लिए हेल्थफुल नहीं है। उसके साथ साथ जो है वो उनका खाने पीने ऐसे जंक फूड का इस्तेमाल करना, शुगर का इस्तेमाल करना, ईटिंग अलोंग ड्यू टू एम्बेरसमेंट, और ये लोग अकेले अकेले रहकर खाना पसंद करते हैं क्योंकि अगर दूसरों के सामने इतना फूड खाएंगे तो उससे एम्बेरसमेंट हो सकती है, शेम फील कर सकते हैं, गिल्टी फील कर सकते हैं। ऐसे लोगों के सिम्टम्स इस वजह से डेवलप होते हैं कि या तो उनके अंदर कोई डिप्रेशन की फीलिंग होती है, या उनके अंदर कोई डिस्ट्रस्ट फीलिंग होती है, या उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी सेटिस्फैक्शन के लिए वो खाने पीने का सहारा लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की जाए तो जेनेटिक्स, ब्रेन केमिकल, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी ये डिसऑर्डर जो है वो कॉज हो सकता है। उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, यानी कि अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, लो सेल्फ एस्टीम है या कोई लाइफ ट्रॉमा है, उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, सेटिस्फाइंग बिहेवियर की तरफ जाने के लिए वो खाने पीने का सहारा बहुत ज़्यादा लेते हैं। उसके साथ साथ जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, यानी कि डाइटिंग हिस्ट्री, कल्चर प्रेशर और फैमिली डायनामिक्स। इसके अंदर जो है स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, टेंशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कल्चरल प्रेशर हो सकता है। उस चीज़ को कम करने के लिए या जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए या उसको जो है वो कवर अप करने के लिए वो खाने का सहारा लेते हैं। उसके बाद हेल्थ रिस्क आ जाता है। हेल्थ रिस्क में जो है सबसे पहले ओबेसिटी और वेट गेन होता है, क्योंकि जब वो अनकंट्रोलेबल फूड कंजप्शन करेंगे तो उससे उनका वेट बढ़ेगा, ओबेसिटी होगी, बैठे रहेंगे और टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकती है। और उस खाने पीने की जगह पे, क्योंकि उसमें जो है वो हैवी जंक फूड होगा तो उसमें ऑयली फूड बहुत होगा, तो वो हाई ब्लड प्रेशर एंड जो है कोलेस्ट्रॉल की तरफ जाएंगे और उसके साथ हार्ट डिजीज़ भी जो है डिवेल्प हो सकती है। के साथ साथ फिर हार्ट डिजीज़ डिवेल्प हो सकती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होगा तो हार्ट डिजीज़ डिवेल्प होगी, स्लीप डिसऑर्डर होगा क्योंकि कंफर्टेबल नहीं रहेगा, गैस्ट्रोवेशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो हाई लेवल या सवेयर लेवल तक जा सकती है उस पर्सन की। तो ये तमाम तर जो है हेल्थ रिस्क होते हैं उस पर्सन के अंदर। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात की जाए तो साइकोथेरेपी मेन चीज़ है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ज़रिए मोस्ट इफेक्ट होती है क्योंकि उसमें मूड्स को चेंज करने
के लिए और इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर काम किया जाता है। मेडिकेशन और एंटी डिप्रेसेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसी एंटी सीजर्स ड्रग्स का इस्तेमाल करवाया जाता है जिससे वो पर्सन उस कंडीशन से बाहर आ सके। फिर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग बिल्ड की जाती है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की तरफ उस पर्सन को लाया जाए। उसे बताया जाए कि कितने फूड कैलोरीज उसके लिए डे में इंपॉर्टेंट है और उतने ही उसने लेने हैं, उससे ज़्यादा लेने से उसे प्रॉब्लम हो सकती है। सपोर्ट ग्रुप, पीर थेरेपी, फैमिली की तरफ से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ग्रुप थेरेपी बहुत ज़रूरी है, फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से थेरेपी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें होती है ईटिंग डिसऑर्डर। Must like, comment, share and subscribe the channel and give your suggestion for the further topics. Thank you so much. Take care.